ओ बादशाह कित्थे जाना है तुसी? अंगद को एक ट्रक खेंदा के रास्ते जाता हुआ दिखा तो उसने हाथ ऊपर उठाकर इसे इशारे से ट्रक रोकने को कहा। ट्रक रुकने पर ड्राइवर ने खिड़की से बाहर झांककर अंगद को देखा। बस गांव तक जाना है, छोड़ देंगे क्या? ओ जी बिल्कुल छोड़ देंगे, आओ बगल में बैठो आप। बहुत धन्यवाद आपका, मुझे तो लग रहा था इस सुनसान सड़क पे कोई सवारी मिलेगी ही नहीं। कोई गल नहीं जी, अब तो हम आ गए हैं। वैसे आप शहरी आदमी लग रहे हो, आपको इस गांव में क्या काम है? अंगद के पास जवाब तो जैसे पहले से ही तैयार था। मेरी फैमिली के कुछ लोगों ने यहाँ बहुत पहले ज़मीन ली थी, बस उसी हाल चाल जानने आया हूँ। सरदार जी गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोले, लोग अलग अलग जगह ज़मीन खरीदते हैं, लेकिन खेंदा में भला क्यों ज़मीन लेना चाहेगा? ये मेरे पुरखों की ज़मीन है। काफ़ी समय पहले मेरे पुरखों ने गांव छोड़ दिया था। मुझे भी हाल ही में पता चला कि हमारी यहाँ ज़मीन भी है, तो सोचा कि सही कीमत पे बेच दूँ। सरदार जी मुस्कुराते हुए बोले, सच बताऊँ तो मुझे नहीं लगता कि आप ये ज़मीन बेच पाओगे। आपको कोई खरीदार नहीं मिलने वाला। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? सरदार जी थोड़ा गंभीर होकर धीरे से बोले, आपने यहाँ के उस फसल के देवता की कहानी नहीं सुनी क्या? फसल के देवता? ये क्या भला है? खेंदा गांव की यह सालों साल पहले से चली आ रही परंपरा है साहब। गांव के हर परिवार को हर दिन अपने फसल का एक हिस्सा फसल के देवता के लिए जंगल के बाहर रखना पड़ता है। अगर किसी परिवार की तरफ से फसल का एक हिस्सा घर के बाहर नहीं रखा गया तो फसल के देवता नाराज हो जाते हैं और उनका प्रकोप पूरे गांव को झेलना पड़ता है। अंगद मुस्कुराकर बोला, ये क्या दकियानूसी बातें हैं? क्या आप भी इसे मानते हैं? पिछले साल तक नहीं मानता था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी घटना घटी कि मानना ही पड़ा। ऐसा भला क्या हो गया? गांव के एक आदमी ने पिछले साल फसल देने के लिए कुछ आनाकानी की थी। अगले ही दिन उस आदमी समेत 2 और लाशें गांव के सीमा पे भी। मैं गांव की दुकानों पर माल डिलीवरी करने अक्सर यहां आता रहता हूं। मेरी पहचान लगभग गांव के सभी लोगों से है। मुझे जब इस बारे में पता चला तो मैं भी हैरान हो गया था। उनकी हालत देखकर कोई भी समझ जाता कि वो इंसान का काम नहीं था। कोई इंसान लाशों को इस तरह चीर-फाड़ नहीं कर सकता। पुलिस को भी थक हार कर केस क्लोज ही करना पड़ गया, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह का सुराग नहीं मिला। सब बकवास है। जरूर उन तीनों की किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी रही होगी। इस गांव में पक्का कोई बदमाश है जो लोगों को मार रहा है, और पुलिस किसी को न पकड़ पाने की वजह से पूरा इल्जाम इस काल्पनिक फसल देवता पर डाल रही है। हर गांव में इस तरह की कोई ना कोई कहानी होती है, लेकिन उसमें सच्चाई एक भी अंत नहीं होता। ठीक है सरदार जी, आपका वो फसल का देवता मुझे मिला तो मैं उससे हेलो कह दूंगा। फिलहाल मैं तो चलता हूँ, अब जो भी समझे। खैर यार लो जी, बातों में गांव भी आ गया। अपना ख्याल रखिएगा। इस गांव में बस फसल का देवता ही राज करता है। खुशकिस्मत रहे तो आपको भी उसकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि उससे आज तक जिसका भी पाला पड़ा है वो कभी जिंदा लौट वापस नहीं आया है। शुक्रिया सरदार जी। अंगद ने उस ट्रक ड्राइवर के जाने के बाद फिर से अपना फ़ोन निकाला और नंबर डायल किया। हेलो अन्नपूर्णा मैडम, एनोमली 263 के बारे में बहुत सारी नई जानकारी हाथ आई है। जी मैं सेटल होकर आपको साथ कनेक्ट करता हूँ। गांव की दूसरी ओर सरदार जी ने अरविंद के दुकान का सामान पहुँचा दिया था। सरदार जी सामान लाने के साथ साथ आस पड़ोस की खबरें भी लाया करते थे। तभी उन्होंने अंगद के बारे में अरविंद को बताया। पुरखों की ज़मीन, जहाँ तक मुझे पता है गांव में खेती बाड़ी करने लायक जितनी भी ज़मीन है सब यही के लोगों की है। पता नहीं, देखने से तो भला ही लग रहा था। तभी सामने के ढाबे पर सरदार जी ने किसी को देखा और अरविंद की शक्ल ताकने लगा। वो ढाबे पे जो बैठकर खा रहा है वो रामू का भाई बिरजू ही है ना? अरविंद ने उसको देखा और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हाँ, इसके भाई रामू की वजह से ही पूरा गांव पिछले साल मरते मरते बजा था। गनीमत है कि फसल के देवता ने बस 3 ही जाने ली, वरना पता नहीं कैसा प्रलय आता गांव में। उस घटना के बाद इसका पूरा परिवार गांव छोड़ के चला गया था। पता नहीं इस बार कौन सी आफत लेकर आएंगे ये लोग। अरविंद ने उसे गुस्से से देखा तो करतार बोलते बोलते अचानक ही रुक गया। उसे एहसास हो गया था कि शायद उसने ज़रूरत से ज़्यादा ही बोल दिया था। मैं दुकान के अंदर जा रहा हूँ, थोड़ी देर रुको, अपने बेटे को तुम्हारी मदद के लिए भेजता हूँ।
फर्नीचर रखवाने के बाद तुम अपने पैसे लेकर यहाँ से जा सकते हो। अरविंद ने दुकान के अंदर जाकर ऊपर की मंजिल की सीढ़ियों की तरफ देखकर जोर से आवाज़ लगाई, करो सानू जल्दी नीचे आओ। उसके इतना कहते ही दो पहलवान छापी युवक कुर्ता पजामा पहने हुए ऊपर से तुरंत नीचे आ गए। जी पिताजी, क्या तुम दोनों में से कोई भी ये पता था कि बिरजू गांव में वापस आ रहा है? ये क्या कर रहे हैं पिताजी? बिरजू और उसकी माँ तो पिछले साल ही गांव छोड़कर चले गए थे, जब वहाँ गांव में सबके उनका बहिष्कार कर दिया था। अरविंद ने दांत भींचकर कहा, अबे बाहर निकल, देख वो लड़का सामने ढाबे पर बैठकर आराम से चाय पी रहा है और तुम लोगों को कोई खबर ही नहीं है। इसकी इतनी हिम्मत, इस बार तो उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी गुस्से पे काबू रखो, जाकर बाहर करतार सिंह के ट्रक से सामान निकालो। कुछ दिन इस बिरजू पर कड़ी नजर रखनी होगी, पता करना होगा इसका फिर से गांव वापस आने का क्या मकसद है, उसके बाद हम इसे सबक सिखाएंगे। तीसरा एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगर आपको चौथा एपिसोड भी सुनना है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।